मेरा नाम मानसी है। मुझे अपने गांव जाने का हमेशा से ही शौक रहा था, मगर मेरे माता पिता कभी मुझे वहां लेकर ही नहीं जाते थे। फिर कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता ने खुद ही मुझसे कहा कि चलो हम गांव रहने के लिए चलते हैं। मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे लगता था कि वहां जाकर मुझे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां पर एक सच मेरा इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही हम उस घर में दाखिल हुए, तो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं तो कुछ और ही सोच कर आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया था। एक ऐसा राज जिसको मैं जानना चाहती थी, लेकिन मेरे माता-पिता चाहते थे कि मैं इस घर की दीवारों से दूर रहा करूं, सिर्फ अपने कमरे में रहा करूं और कमरे से बाहर कहीं न जाऊं। आखिर इस घर में ऐसा भी क्या था कि मैं अपने कमरे से बाहर न निकलूं? ये घर तो कई सालों से बंद पड़ा था। मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरा पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि वहां तो हम शहर के रहने वाले थे और कुछ महीने के लिए हम अपने गांव आ गए थे। मुझे पता था कि मेरे पिता पहले गांव में रहते थे और उनकी परवरिश वहीं हुई थी। उनकी शादी भी वहीं हुई थी। उन्होंने हमें बताया था कि वो बचपन से हमारी अच्छी शिक्षा के लिए हमें शहर लेकर आ गए थे। हम दोनों भाई बहन अपने माता पिता से गांव जाने की जिद करते थे। अब हमारे वेकेशंस स्टार्ट हो गए थे, तो हमारी ज़्यादा जिद पर हमारे माता पिता हमें गांव ले जाने के लिए राज़ी हो गए थे। वहां पर हमारे दादाजी का बड़ा सा घर था और काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। हम दोनों भाई बहन वहां जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हम गांव पहली बार जा रहे थे। जैसे ही हम गांव पहुंचे और अपने घर में दाखिल हुए, तो हमने देखा कि घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी हालत कूड़े के ढेर से कम नहीं थी। हम यहाँ आकर खुश हुए थे। पापा और मेरा छोटा भाई खाने के लिए सामान लेने चले गए थे। मैं और माँ वहाँ एक कमरे को अच्छी तरह साफ करने में लग गए थे। सफाई करने के बाद हम बाहर आंगन में पंखा चलाकर बैठ गए थे। माँ ने मुझे बताया कि हम लोग यहाँ पूरे 1 महीने के लिए आए हैं, जबकि हमने पिताजी से सिर्फ एक हफ्ते की जिद की थी। मैंने माँ से कहा, आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जो हमारे पिताजी को पूरे महीने भर यहाँ रहने का शौक आ गया। माँ कहने लगी कि चुप करके बैठी रहो, तुम्हें असल हकीकत पता नहीं है। मुझे यहाँ पर अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। मैंने अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया। मेन स्विच में करंट नहीं आ रहा था। मैंने गुस्से से मोबाइल एक तरफ रखा और कमरे का जायजा लेने लगी। मैंने सोचा कि मुझे इस अलमारी को खोलना चाहिए, जिसके ताले पर भी जंग लग चुकी थी। मैंने कहा, देखूं तो सही, आखिर इस अलमारी के अंदर क्या है। शायद मेरी दिलचस्पी का कुछ सामान हो और मेरी बोरियत कुछ दूर हो सके। जैसे ही मैंने ताले को हाथ लगाया, तो वो जंग से भरा हुआ था। 2-3 झटके देने से ताला खुल गया था। मैंने वो ताला खोला और अलमारी की कुंडी भी खोल दी थी। उसके अंदर मुझे लेडीज कपड़े नजर आए थे, जो कि बड़े तरीके और सलीके के साथ फोल्ड करके पड़े हुए थे, लेकिन उन पर भी धूल जम चुकी थी। इसके अलावा जो कुछ मैंने वहां देखा, उसे देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। इससे पहले कि मैं इन चीजों को अपने हाथ में पकड़ती, कमरे का दरवाजा खुला और मेरी माँ की दहाड़ती हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, मानसी, तुमने ये अलमारी क्यों खोली है? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कहकर मेरी माँ बड़े तेज तेज कदम उठाती हुई मेरे पास आई थी और वो अलमारी उन्होंने बंद कर दी। मैंने कहा, माँ, आपने अलमारी क्यों बंद की है? इस अलमारी में किसी के कपड़े रखे हुए थे। माँ कहने लगी कि तुम्हें पता भी है कि ये अलमारी किसकी है? मैंने कहा, किसकी है? मुझे तो नहीं पता। मेरी बात सुनकर मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरी बात सुनकर मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कहने लगी कि तुम उसे नहीं जानती और ना ही तुम्हें उसका पता है। ऊपर वाला करे कि तुम्हें आगे कभी सच्चाई का पता भी न चले। अब चलो यहाँ से हटो। तुमने इसका ताला तोड़ने की कोशिश भी कैसे की? मैंने कहा, माँ, आखिर ऐसा भी क्या हो गया? इस अलमारी में कोई खजाना थोड़ी छुपा हुआ है जो आप इतना घबरा रही हो। माँ कहने लगी कि खामोश रहो। अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया या इस अलमारी का ताला तोड़ते हुए भी देख लिया, तो वो तुम्हारा गला दबा देंगे। मैं सोचने लगी कि इतनी मामूली सी बात पर पिताजी मेरा गला दबा देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अरे, ये घर तो मेरे दादाजी का था। यहाँ की हर चीज़ हमारी थी, तो मैं क्यों ताला खोलकर नहीं देख सकती थी कि अंदर क्या रखा है? मेरी माँ ने कहा कि बकवास बंद करो, और उन्होंने जल्दी से अलमारी की कुंडी लगा दी थी और ताला वापस अटका दिया था।
और मुझसे सख्ती से कहने लगी कि अगर तुम्हारे पिताजी तुमसे इस ताले के बारे में पूछे तो उनसे कह देना कि इसका ताला ऐसे ही खुला हुआ था। इसके आगे तुम कुछ और मत कहना और आइंदा इधर उधर मत भटकना। मैं सुमित को भी समझा दूंगी। इतना कहकर मेरी माँ अपनी साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछ रही थी। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर मेरी माँ ऐसा भी मुझसे क्या छुपाना चाहती है। आखिर ऐसा क्या था इस अलमारी के अंदर। मुझे अफसोस इस बात का हुआ था कि काश माँ कुछ देर के बाद यहाँ आ जाती ताकि मैं जो चीज़ देखना चाहती थी वो देख लेती। लेकिन फिलहाल मेरे अंदर एक इंटरेस्ट सा पैदा हो गया था। मगर इस समय अलमारी को दोबारा खोलना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मेरी माँ मेरी तरफ से चौकन्ना हो गई थी। कुछ ही देर के बाद दोबारा से दरवाज़ा खुला कुछ ही देर बाद दोबारा से दरवाज़ा खुला तो मेरी माँ ने हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें कुछ खाना था। शायद मेरे पिताजी बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आ गए थे। इसके बाद मुझे अपने पिताजी और कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरा छोटा भाई बाहर आंगन में खेल रहा था। मेरी माँ कहने लगी कि जल्दी से खाना खा लो, तुम्हारे पिताजी ने कुछ आदमियों को काम पर लगा दिया है। रात तक पूरा घर साफ सुथरा हो जाएगा। मैंने वो खाना खा लिया और माँ ने मेरे छोटे भाई को भी बुला लिया। हम दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वो भी हमारे साथ कुर्सी रखकर पास में ही बैठ गई थी। अभी हम सब खाना खा ही रहे थे जब मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये कमरा किसका था। मेरी माँ कहने लगी, बेटी ये कमरा तुम्हारी बुआ का था। मैंने चौंक कर कहा, बुआ का? क्या मेरी कोई बुआ भी थी? क्योंकि मैंने तो ना कभी आपके मुंह से अपनी बुआ का जिक्र सुना और ना ही पिताजी के मुंह से। तो मेरी माँ कहने लगी, बेटी ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारी कोई बुआ भी थी। इस बारे में कभी अपने पिता के सामने कोई जिक्र मत करना और तुम्हारी बुआ का नाम तो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, माँ क्यों, ऐसा क्या हुआ था और बुआ आखिर कहाँ है? मैं अपनी बाकी सभी चाचा से मिल चुकी हूँ, जानती भी हूँ उनको, लेकिन बुआ को तो कभी मैंने देखा तक नहीं है। वो कहने लगी, तुम अभी खामोश रहो, अपने पिता के सामने इस बात का जिक्र मत करना, समझो कि तुम्हारी बुआ है ही नहीं। माँ की बात सुनकर मैं तो अजीब व गरीब सी कंडीशन में घिर चुकी थी कि अगर मेरे पिताजी की कोई बहन थी तो वो उसका जिक्र क्यों नहीं सुनना चाहते थे। आखिर क्या वजह थी? फिलहाल खाना खाने के बाद मेरी माँ वो ट्रे उठाकर वापस ले गई थी, लेकिन कुछ ही देर में घर का काफ़ी बड़ा हिस्सा साफ सुथरा हो चुका था। मेरी माँ ने मुझे उस कमरे से बाहर निकाला और कमरे की कुंडी लगाकर ताला लगा दिया था। मैं हैरान थी कि मेरी माँ ने उस कमरे को ताला क्यों लगा दिया था, हालांकि बाकी सारे कमरे तो खुले रहते हैं। मेरी माँ ने मुझे एक कमरा दिखाया, कहने लगी कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहीं पर रहोगी। वहाँ पर एक पुराना पलंग भी पड़ा हुआ था, लेकिन इस समय साफ सुथरा हो चुका था और पंखा भी शायद मेरे पिताजी ने नया लगवा दिया था, क्योंकि इसकी हवा बहुत अच्छी आ रही थी। वॉशरूम भी कमरे के अंदर ही मौजूद था और मैं उस समय नहाना चाहती थी। मुझे नींद भी आ रही थी। मेरे दादाजी का ये घर काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ था, बहुत खुला हुआ और हवादार था। घर के पीछे की साइड में बड़ा सा बागीचा भी बना हुआ था, जो इस समय उजड़ी हुई कंडीशन में दिखाई दे रहा था, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया था। हम सब लोग शहर में रहते थे और मेरे एक चाचा भी शहर में ही रहते थे और दूसरे वाले चाचा लंदन में रहते थे और वहीं के होकर रह गए थे। जब भी कभी इंडिया वापस आते थे तो सिर्फ हमारे शहर वाले घर में ही आया करते थे। वहीं से रहकर वो वापस लंदन चले जाते थे। उनमें से कोई भी कभी गाँव नहीं आता था। मैं ये समझ ही नहीं पाई थी कि मेरे पिताजी गाँव इस बार हमारे एक बार के कहने पर ही क्यों आ गए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था, जब भी हम अपने गाँव का जिक्र अपने पिताजी से किया करते थे तो वो चिढ़ जाते थे। लेकिन इस बार जब हमारे समर वेकेशंस आए तो पिताजी ने खुद ही कह दिया कि चलो इस बार हम तुम्हारी छुट्टियां मनाने के लिए गाँव चलते हैं। और उनका खुद अपने मुंह से गाँव चलने का सुनकर हम दोनों भाई बहन बहुत खुश हो गए थे। मेरा भाई तो जब से यहाँ आया था बस गाँव के बच्चों के साथ खेलता ही रहता था। दूसरी बात ये है कि मेरी बुआ कहाँ से पैदा हो गई। कई साल गुजर चुके हैं, कभी मैंने अपने किसी चाचा या पिताजी के मुंह से अपनी बुआ का नाम तक नहीं सुना था। मैं तो यही समझती थी कि मेरे पिताजी 3 भाई हैं और बस, लेकिन अब जाकर मुझे पता चला है कि मेरी कोई बुआ भी थी। मैं जब वॉशरूम में गई तो बाल्टी पानी से भरी हुई थी, पानी भी काफ़ी ठंडा था। मैं ठंडे पानी से नहा के एकदम से फ्रेश हो चुकी थी। जब मैं बाहर आई तो पंखा चलाकर इस पुराने से पलंग पर लेट गई थी। मेरी आंखों में नींद उतरने लगी।
फिर मैं नींद की वादियों में कब खो गई, मुझे पता ही नहीं चला था। लेकिन शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई थी। मेरी माँ और पिताजी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। घर में सामान बहुत कम था, इसलिए आवाज़ गूंज रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बात पर झगड़ रहे हैं। मैं उठकर बैठ गई थी। मैं बड़ी थी, इसलिए मेरा कमरा घर पर भी अलग था, लेकिन सुमित छोटा था, इसलिए वो माता-पिता के साथ ही सोया करता था। वो भी उनकी इस आवाज़ से उठ गया होगा। मैंने हमेशा अपने माता-पिता को एक दूसरे के साथ नरमी से बात करते हुए देखा था। हालांकि मेरे पिताजी गुस्से के तेज थे, मगर कभी उन्होंने माँ के साथ झगड़ा नहीं किया था। मेरी माँ भी नरम व्यवहार की औरत थी। आज तो बुरी तरह से मेरे पिताजी मेरी माँ पर चिल्ला रहे थे। ये देखकर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बीच बहस किस बात पर हो रही है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और पिताजी गुस्सेनाक आंखों से मेरी माँ को देख रहे थे। मेरा भाई एक तरफ कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था। जैसे ही माँ पिताजी की नज़र मुझ पर पड़ी तो मेरी माँ ने फौरन से अपने चेहरे पर बहते हुए आंसुओं को साफ कर लिया था और अपनी आंखों को रगड़ रगड़ कर अपने चेहरे के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था, जैसे वो रो ही नहीं रही हूँ। लेकिन मैं देख चुकी थी, पिताजी का गुस्सा अभी भी वैसा का वैसा ही था। उन्होंने माँ से कहा, मानसी के सामने कोई बात नहीं आनी चाहिए, वरना याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि पिताजी माँ को ऐसी धमकी क्यों दे रहे हैं। मुझे आखिर क्या नहीं पता चलना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरे माता पिता के बीच में क्या बात चल रही थी, जो मुझे देखकर वो अपनी बात ही बदल गए थे। फिलहाल पिताजी तो घर से बाहर जा चुके थे और अभी अभी वो जवान लड़के जो सफाई करने के लिए आगे आए थे, घर की पिछली तरफ बगीचे की सफाई करने में बिजी थे। दोबारा से उस उजड़े हुए बगीचे को ठीक किया जा रहा था। पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मेरे दिल में इस शक का एहसास हो चुका था कि कहीं मेरे पिताजी गांव में ही तो परमानेंट रहना नहीं चाहते। मुझे गांव का माहौल पसंद नहीं था, मुझे सिर्फ ये घर पसंद था। मैं सिर्फ इस घर में आना चाहती थी। हमेशा हमेशा के लिए इस गांव में रहना मेरा मकसद नहीं था। फिलहाल मैं उठ गई थी, इसीलिए घर की पिछली तरफ आ गई। वहां पर लोग सफाई सुथराई में लगे हुए थे, पीले और लाल पत्तों को एक तरफ कर रहे थे। उजड़े हुए पेड़ों की झाड़ियों को उखाड़ा जा रहा था। वो लोग अभी यही काम कर रहे थे कि अचानक से मेरे पिताजी वहां आ गए। तब वहां पर मौजूद माली एक उजड़े हुए पेड़ की शाखाओं को निकालने में बिजी था, जो कि झाड़ियों की तरह अकड़ गई थी। जब मेरे पिताजी ने चिल्लाकर उस माली को पुकारा कि ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे पिताजी की आवाज पर माली का हाथ रुक गया था। वो कहने लगा, मालिक, ये सब बेकार हो गए हैं, इसलिए इन्हें उखाड़ रहा हूँ ताकि नए पौधे लगा सकूं या नए पेड़ लगा सकूं। मेरे पिताजी कहने लगे कि तुम इस पेड़ को हाथ नहीं लगाओगे, बल्कि इस तरफ तुम कुछ भी नहीं करोगे। उसे ऐसे ही रहने दो, यहाँ कुछ भी नहीं किया जाएगा। माली मेरे पिताजी को देखने लगा तो मेरे पिताजी कहने लगे कि बाकी के सारे बगीचे के पुराने और मुरझाए हुए पेड़ों के बदले में बीज डाल दो, लेकिन इस तरफ कोई काम नहीं किया जाएगा, उसे ऐसे ही वीरान रहने दो। ये सुनकर माली कंधे उचकाकर वहां से चला गया था और दूसरी तरफ की झाड़ियां खींचने लगा। मेरे पिताजी कहने लगे कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें पहले ही डस्ट एलर्जी है। तो मैंने कहा, मैं ऐसे ही बोर हो रही थी, इसलिए इधर आ गई। मेरे पिताजी कहने लगे कि जाओ अंदर की तरफ जाओ, तुम्हारी माँ किचन में खाना बना रही है, उनकी हेल्प करो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं वापस अपनी माँ के पास आ गई थी। मेरी माँ किचन को साफ करके खाना बनाने में बिजी थी, साथ साथ वो रो भी रही थी। मैंने कहा, माँ आपको क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, कुछ नहीं, तुम झाड़ू लगा लो। ये बताओ तुम्हारी नींद पूरी हो गई? मैंने कहा कि जी हो गई, लेकिन हम यहाँ पर कब तक रहेंगे? मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। मेरे सारे दोस्त शहर में रहते हैं और यहाँ पर मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा है। मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। माँ ने कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम्हें यहाँ आने की बहुत जल्दी थी, तुम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और अब तुम्हें यहाँ आकर बोरियत महसूस हो रही है। कल तुम्हारे पिताजी बिजली का काम करवा देंगे तो तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी बातचीत भी हो जाएगी। इतना बड़ा गांव है, घूमो फिरो, एंजॉय करो। अपने भाई को देखो, उसका तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। वो तो गांव के बच्चों के साथ खूब दिल लगाकर खेल रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे पिताजी 1 महीने नहीं बल्कि 2-3 महीने तक यहाँ पर रहेंगे। और तुम्हारे पिताजी हमें यहाँ से खुद जाने के लिए नहीं कहते, तो मुझे बार बार ये कहकर तंग मत करना कि तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती हो।
मेरा दिमाग खराब मत करना। पहले ही तुम्हारे पिताजी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, माँ, आपको आखिर क्या परेशानी है? वो कहने लगी कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस अभी तुम जाओ। तो मैं वापस अपने कमरे में आ गई और तकिए पर सर रखकर लेट गई। अब घर काफी हद तक साफ हो चुका था। काम करने वाले लोग वापस चले गए थे। बस एक ही नौकर वहां पर मौजूद था, जो कि काफी उम्र का था। वो बार बार मुझे देखता रहता था और बड़े गौर से देखता। मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेटी, मैं तुम्हारे दादाजी के ज़माने से इस घर का नौकर हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे दोबारा नौकरी पर रखा है। मैंने कहा, अच्छा, फिर तो आपको मेरे दादा की बहुत सी बातें पता होंगी। वो कहने लगा कि हाँ, तुम्हारे पिता को भी मैंने अपनी गोद में खिलाया है, बल्कि सिर्फ तुम्हारे पिता को ही नहीं, उनके तीनों भाइयों को। मैं उनके बचपन से जानता हूँ। उनका बचपन मेरे सामने ही गुजरा है। मैंने कहा, वाह, फिर तो आपको मेरे चाचाओं और पिताजी के बहुत से किस्से याद होंगे। वो कहने लगे कि हाँ, बहुत से किस्से याद हैं। मैंने कहा, तो क्या आपने मेरी बुआ को भी देखा है? मेरी इस बात से उनके चेहरे का रंग एकदम से फक पड़ गया था। वो जल्दी से इनकार में सर हिलाने लगे और कहने लगे, नहीं, मैं काजल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पहली बार मुझे पता चला था कि मेरी बुआ का नाम काजल था। मैंने कहा, आपने कभी उनको देखा है कि वो कैसी लगती थी? मेरी इस बात पर वो बुरी तरह से घबरा गए। फिर मेरे कान के करीब होकर कहने लगे कि तुम खुद को आईने में देख लो, तुम पूरी की पूरी काजल की जैसी हो। इतना कहने के बाद उन्होंने गहरी ठंडी आह भरी। फिर मैंने कहा, मेरी बुआ कहाँ है? क्या आपको पता है? मेरे दिल में अपनी बुआ को देखने का शौक इस कदर पैदा होने लगा था कि मैं अब जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहती थी। मेरी बात सुनकर उन बूढ़े अंकल के चेहरे पर बदहवासी छा गई थी। वो कहने लगे, क्या तुम्हें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। वो तो जल्दी से ही खड़े हो गए और कहने लगे, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा जाने का समय हो गया है और मुझे नींद भी आ रही है। मैं अपने क्वार्टर में सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो हमारे घर के पीछे वाली साइड में चले गए थे, जहाँ बड़ा सा बगीचा बना हुआ था और एक छोटा सा क्वार्टर भी था। मैं हैरानी से उनको जाते हुए देख रही थी कि पता नहीं मेरी बुआ का ऐसा कौन सा राज है जो मुझे कोई उनके बारे में बताना ही नहीं चाहता। उनके साथ ऐसा भी क्या हुआ था कि बुआ का नाम सुनते ही ये बूढ़े अंकल भी बदहवास हो गए थे। उनका चेहरा तो पसीने से ही भीग गया था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। मैं जो शहर से आई थी और शहर में मुझे रात देर तक जागने की आदत थी, इसी वजह से इस गांव में मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक तो यहाँ का नया नया माहौल था, मुझे अपने घर पर सोने की आदत थी, जगह बदल चुकी थी, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे यहाँ आने की जितनी खुशी थी, उतना ही मुझे पछतावा भी हो रहा था। फिर मैं दोपहर को सोकर शाम को उठी थी तो बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी। मेरी माँ बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर सो गई थी। एक तो ये घर बहुत बड़ा था, समझ ही नहीं आता था कि कौन सा कमरा कहाँ को जाता है और कहाँ नहीं। और फिर यहाँ आते ही मुझे बड़ी नई नई बातों के बारे में पता चल रहा था। सबसे अनोखी और बड़ी बात तो ये थी कि मेरी कोई बुआ भी थी, लेकिन मुझे कोई इस बारे में बताने को तैयार ही नहीं था। मैं अपने कमरे में लेटी थी, अचानक जब मुझे वो छोटा सा कमरा याद आया था। माँ बता रही थी कि वो कमरा मेरी बुआ का कमरा है और फिर उसकी अलमारी में मैंने जो कुछ देखा था, तो मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प था। इसीलिए मैंने सोचा था कि इस समय तो सब सो चुके होंगे, तो मुझे अब अपनी बुआ के कमरे में जाना चाहिए। मैं चुपके से उठी और अपने कमरे से बाहर निकल गई थी। सामने एक रास्ता था, मैं उसमें से होती हुई घर के आंगन की तरफ आई, क्योंकि वो कमरा वहीं पर मौजूद था। लेकिन उस कमरे के बाहर ताला लगा हुआ देखकर तो मेरा दिल ही बुझ गया था। मैं यही सोच रही थी कि कैसे इस कमरे में जाऊं। मैंने इस ताले को खींचने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन ये ताला नया था, इसीलिए ये ऐसे खुल ही नहीं पा रहा था। फिर आंगन में बहुत खामोशी थी, थोड़ी सी आवाज भी तेज गूंज पैदा कर रही थी। मैं दरवाजे का जायजा लेती रही। फिर जैसे ही मायूस होकर मैं वापस पलटने लगी, तो मेरी नज़र इस दरवाजे के बाहर बनी खिड़की पर पड़ी थी। मैंने सोचा, मुझे खिड़की की तरफ जाना चाहिए, शायद मैं खिड़की के जरिए से अंदर जा पाऊं। जैसे ही मैं खिड़की के पास गई और मैंने खिड़की के दरवाजे खोलने चाहे, तो थोड़ी सी खिड़की हिलने पर ही वो दरवाजे खुल गए थे। लेकिन जैसे ही मैं सोचने लगी कि अब मुझे अंदर कूद जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पर किसी का हाथ का वजन महसूस हुआ है। ये महसूस करके तो मेरी जान ही निकल गई थी।
मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरे पीछे वो ही बूढ़े अंकल खड़े हुए थे जो मेरे दादाजी के ज़माने से इस घर में काम करते थे। ये देखकर वो कहने लगे, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं अंकल, मैं तो बस, मुझसे कोई बात ही नहीं बन रही थी। घबराहट और बदहवासी मुझ पर इतनी ज्यादा छा गई थी कि मैं शब्द नहीं बुन पा रही थी। वो कहने लगे कि घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ कौन सी चीज तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है, लेकिन देखो, अगर तुम्हारे पिता को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो काफी धीमे और आहिस्ता अंदाज में मुझसे बात कर रहे थे, जैसे उन्हें भी मेरे पिता का डर हो। मैंने कहा, मैं सच में जानना चाहती हूँ, आखिर मेरी बुआ कहाँ है? मैंने अपनी बुआ की अलमारी में कुछ ऐसा देखा था जिससे मैं उनके बारे में सच जान सकती हूँ, लेकिन तब ही मेरी माँ कमरे में आ गई थी। फिर मेरी माँ ने अलमारी बंद कर दी थी। मुझे कमरे से बाहर निकालकर इस कमरे को ताला लगा दिया गया था। मेरी बात सुनकर वो बूढ़े अंकल थोड़ा सा मुस्कुरा दिए थे और कहने लगे, बेटी, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इस रात से पर्दा मत उठाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। मैंने कहा, फिर भी मैं इस सच को जानना चाहती हूँ। वो कहने लगे, फिलहाल तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है। मैं सही समय आने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे वो सही समय मिल जाएगा, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन इस समय तुम यहाँ से चली जाओ। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन मैं अभी भी सोच रही थी कि आखिर मेरी बुआ की क्या हकीकत है जो मुझसे इस तरह छुपाई जा रही है। अगली सुबह जब मैं उठी और नाश्ते के लिए बाहर आई, तो वो नौकर मेरे पिताजी के पाँव के पास बैठा बड़ी ही खामोशी से पता नहीं उनसे ऐसी क्या बात कर रहा था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो जल्दी से खामोश हो गए थे। कहने लगे, मालिक जी, मैं फिर कभी आपसे बात करूंगा। इतना कहकर वो बूढ़े अंकल जल्दी से बाहर निकल गए थे और मेरे पिताजी मुझे बहुत गुस्से से देख रहे थे। मेरा दिल अंदर से घबराने लगा था कि कहीं उस आदमी ने मेरे पिता को सच्चाई तो नहीं बता दी। मैं अपने पिताजी से बहुत डरती थी। मैं झिझकते हुए अपने पिताजी के पास आई तो वो कहने लगे कि मुझे रात को आंगन में धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने कहा, अच्छा पिताजी, मुझे नहीं पता कौन होगा, मैं तो जल्दी से मुकर गई थी। मेरे पिताजी मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ मानसी, कि जिस कमरे को तुम्हारी माँ ने ताला लगाया है, उस कमरे में तुम कभी भी जाने की कोशिश नहीं करोगी, और अगर कभी तुमने उस कमरे में जाने की कोशिश की तो याद रखना, फिर मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। ये सुनकर मैं समझ गई थी कि उस बूढ़े नौकर ने मेरी शिकायत मेरे पिताजी से लगा दी है। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आने लगा था। रात को तो वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे सारी हकीकत खुद बताएंगे, लेकिन उन्होंने तो मेरे पिताजी को मेरी शिकायत लगा दी थी। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि एक कारपेंटर हमारे घर में आया है और मेरे पिताजी ने मेरी बुआ के कमरे की खिड़की को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। ये देखकर मुझे उस बूढ़े अंकल पर बहुत गुस्सा आया था। काश मैं उस समय उनकी बात ना सुनती और ना मानती। अब तो मेरे अंदर और भी ज़्यादा दिलचस्पी उठने लगी थी कि आखिर मेरे पिताजी मेरी बुआ के कमरे से जुड़ी ऐसी कौन सी बात छुपा रहे हैं जो अगर मुझे पता चल जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया कि उस ख्याल को सोचकर ही मैं मुस्कुराने लगी थी कि अगर मैं ये काम कर लूँगी तो मेरी बुआ का राज खुलकर मेरे सामने आ जाएगा। मैं जानना चाहती थी कि आखिर बीते हुए समय में ऐसा क्या हुआ था कि मेरे पिताजी अपनी बहन की पैदाइश तक को मुझसे छुपा रहे थे। फिलहाल मैं अब काफ़ी चौकन्ना हो चुकी थी, जान चुकी थी कि वो बूढ़े अंकल मेरे दादाजी के बाद मेरे पिताजी के वफादार हैं, इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, और जो कुछ करना था मुझे बहुत खामोशी से करना था और इस राज को जानना था कि आखिर मेरी बुआ है तो कहाँ है। उसी दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम कहीं घूमने के लिए बाहर चली जाओ ताकि तुम्हारा दिल कुछ लग जाए। तुम क्या हमेशा घर में घुसी रहती हो? बाहर जाकर लड़कियों के साथ दोस्ती करो, गांव के लोगों के घर आना जाना करो। मैंने सोचा था कि माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे गांव में एंजॉय करना चाहिए, लोगों से जान पहचान बढ़ानी चाहिए। हो सकता है कि गांव के लोग मेरी बुआ के बारे में कुछ न कुछ जानते हों। हो सकता है मुझे गांव वालों के मुंह से उनके बारे में कोई बात पता चल जाए। मैं जब अपने घर से बाहर निकली तो कुछ ही दूरी पर एक मंदिर बना हुआ था। वहां से कुछ लोग निकल रहे थे। जब एक आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी, वो मेरे करीब आया और कहने लगा कि क्या तुम उस पुराने घर में रहने के लिए आई हो जो पिछले 20 सालों से बंद था? वो मुझे बड़ी शक भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने कहा कि हाँ। तो कहने लगा, तो क्या तुमने वो घर खरीद लिया है?
मैंने कहा नहीं, वो मेरे दादाजी का घर है। वो कहने लगा, ओहो! अच्छा अच्छा, तो तुम प्रकाश राय की बेटी हो? मैंने कहा कि जी हाँ। तौबा तौबा! इतना कहते हुए वो आदमी अपने कानों को हाथ लगाने लगा था और फिर वहां से घबराते हुए चला गया। मैं उसके पीछे जाने लगी थी। मैंने कहा, मेरी बात तो सुनिए अंकल। मेरे इतना कहने पर भी उसने अपने तेजी से बढ़ते हुए कदमों को रोका नहीं था। मैं तेज तेज चलती हुई उनके बराबर में पहुंच गई थी। मैंने कहा, आपने ऐसे हैरानी से क्यों कहा तौबा तौबा? वो कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी बात समझी ही नहीं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वो कहने लगा, अच्छा अच्छा, मुझे लगता है इन सब भाइयों ने अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया है। मैंने कहा कि जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं बताया। वो इंसान मेरी बात सुनकर काफी घबराया हुआ था। कहने लगा कि कुछ नहीं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया था। मैं उससे पूछती रह गई, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं उस इंसान से बात करने के चक्कर में काफ़ी आगे निकल आई थी, जब मुझे वहाँ पर कोने में बैठा हुआ एक और आदमी नज़र आया था। उसके लंबे-लंबे बिखरे हुए बाल थे। उसने अपने हाथ में गंदा सा कपड़ा पकड़ा हुआ था और वो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसने काले कलर के गंदे से कपड़े पहन रखे थे और उसके पास एक कटोरा भी था जिसमें पैसे पड़े हुए थे। मुझे वो भिखारी लग रहा था। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरी तो वो कहने लगा, तो तुम जानना चाहती हो, इस गांव में कोई भी इंसान तुम्हें उस बारे में सच नहीं बताएगा। उसकी बात सुनकर तो मेरे कदम वहीं पर रुक गए थे। मैं उसके पास आ गई और घुटनों के बल बैठ गई थी। अभी भी उसकी आंखें बंद थीं। मैंने कहा कि तुम कैसे जानते हो कि मैं कुछ जानना चाहती हूँ? वो कहने लगा कि मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैंने कहा, क्या जानते हो तुम, और तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या जानना है? मेरे सवाल पर वो कहने लगा कि तुम अपनी बुआ के बारे में जानना चाहती हो ना। उसकी ये बात सुनकर तो मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। मैंने उसे बड़े ध्यान से देखा था और उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास लग रही थी। मैंने कहा, आपको कैसे पता कि मैं अपनी बुआ के बारे में जानना चाहती हूँ? वो कहने लगा, मुझे पता है। मैंने कहा, आप जानते हैं मेरी बुआ को कि वो कौन थी? मेरे चाचा और मेरे पिता मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं बताते, बल्कि उन्हें अपनी बहन भी नहीं बताते। मुझे तो इस गांव में आकर ही पता चला है कि मेरी कोई बुआ भी थी। वो आदमी कहने लगा, इतिहास खुद दोहराता है। तुम्हारा पिता बड़ा दावा करके यहाँ से गया था कि वो यहाँ वापस कभी नहीं लौटेगा, लेकिन देख लो, जैसे वो यहाँ वापस आया है तो वो अब उसके कर्मों की सजा भी शुरू हो जाएगी। उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। इतना कहते हुए वो आदमी खड़ा हो गया था और अपना कटोरा पकड़ा और चलने लगा। मैं उसके बराबर में आकर खड़ी हो गई थी। मैंने कहा, आपकी बात का आखिर क्या मतलब है? न जाने क्यों मुझे उस आदमी की बात सुनकर बहुत डर लग रहा था। वैसे तो जो कुछ भी था, मुझे अपने पिता से बेहद मोहब्बत थी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। वो आदमी कहने लगा कि वक्त का पहिया फिर से चलेगा। बुरे कर्मों के बुरे नतीजे का समय शुरू हो चुका है। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया था। उस इंसान की रफ्तार बड़ी तेज थी। कुछ ही कदमों में वो काफी आगे निकल चुका था। मैं उसके पीछे लपकी थी। वो गली के मोड़ पर जा चुका था, लेकिन मेरी जान तो उस समय निकली थी जब मैंने गली के मोड़ की तरफ मुड़कर देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। हालांकि इतनी तेजी में वो कहीं भी नहीं जा सकता था। जिस गली में वो मुड़ा था वो गली सुनसान थी। वहां कोई भी घर आबाद नहीं था, बल्कि खाली गली थी। चारों तरफ बस दीवारें ही दीवारें थी। दीवार के दूसरी तरफ शमशान घाट बना हुआ था। मैं हैरान थी कि वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया। फिर मुझे डर सा महसूस होने लगा। मैं घर वापस आ गई, लेकिन मेरा दिमाग कंफ्यूज हो चुका था। जब मैं घर आई तो मेरी माँ खाना बना चुकी थी। मैंने कहा, माँ, आप मुझे बताइए कि पिताजी हर बार तो हमसे यहाँ आने के लिए मना कर देते थे, लेकिन इस बार वो खुद हमें यहाँ लेकर क्यों आए हैं? उन्हें यहाँ पर ऐसा क्या काम था? मेरी माँ कहने लगी कि कुछ बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए उन्हें आना पड़ा। और तुम लोग भी तो उनसे जिद किया करते थे। तुम दोनों भाई बहन को गांव का घर देखने का बड़ा शौक था, इसलिए वो तुम्हारा शौक पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ पर ले आए हैं। वैसे भी वो यहाँ पर कभी ना कभी तो आते ही। मैंने कहा, आखिर उन्हें ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम था? तो माँ कहने लगी, तुम सवाल बहुत करती हो। मुझे नहीं पता कि क्या काम था, और पता भी होगा तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? तुम्हारी उम्र नहीं है ऐसे सवालों की। तुम 15 साल की हो। तुम बड़ी बड़ी बातों और बातों की गहराइयों को नहीं जानती हो, और ना ही तुम्हारे पिताजी मुझे इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि मैं तुम्हें सारी बात बताऊं। मैं सोच चुकी थी कि आज रात कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बुआ के कमरे में ज़रूर जाऊंगी।
मैंने बाजार से एक छोटी सी आरी खरीद ली थी, जो कि बहुत ही छोटी थी और बारीक थी और बहुत तेज थी, जिससे मैं बुआ के कमरे का ताला काट सकती थी। रात को जब सब सो गए तो मैंने पूरे आंगन का जायजा लिया और सावधानी भरे अंदाज से मैं बुआ के कमरे तक पहुंची थी। अब मैंने वो पतली सी आरी ली और उस ताले को काटना शुरू कर दिया था। बस 10 मिनट लगे थे, ताला कट चुका था। मैंने जल्दी से सावधानी से ताला खोला और धीरे से कुंडी खोलकर कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। अलमारी में वही टूटा हुआ ताला लगा हुआ था। मैंने वो ताला और अलमारी खोली, जिसमें एक पुरानी एल्बम रखी हुई थी। जब मैंने वो खोल कर देखी तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गई थी। इसमें एक सुंदर सी लड़की की ब्लैक एंड वाइट फोटो थी। मेरे पिताजी के साथ वो लड़की खड़ी हुई थी और एक फोटो में वो अपने तीनों भाइयों के साथ थी। मैंने वो एल्बम देखी और जैसे ही वापस रखने लगी तो पीछे एक डायरी थी, जो कि धूल से भरी पड़ी थी। मैंने वो डायरी उठाई, उसकी धूल को अच्छे से साफ किया और जैसे ही डायरी खोली, सोचा देखूं कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। उसको पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने डायरी को पीछे की साइड से खोला था, जिस पर ब्लू कलर के पेन से कुछ शब्द अधूरे लिखे हुए थे और कुछ पूरे लिखे हुए थे। शायद आखिरी पन्ने पर रोते हुए मेरी बुआ ने लिखा था कि मैंने डायरी को शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया था तो उस पर लिखा हुआ था कि मैं काजल राय अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे तीनों भाई मुझे बेहद मोहब्बत करते थे, मेरी हर बात मानते थे। मुझे नहीं याद कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो और मेरे भाइयों ने उसे पूरा न किया हो। बहुत ही लाड प्यार से मेरे तीनों भाइयों ने मुझे पाला था। सबसे पहली प्रॉब्लम तो उस समय क्रिएट हुई थी जब मेरे पिताजी ने विरासत में मेरा हिस्सा रख दिया था और ये कहा था कि काजल को भी मेरी विरासत में उतना ही हिस्सा दिया जाएगा कि जितना वो हक रखती है। इस बात पर सबसे पहले ऐतराज मेरे बड़े भैया प्रकाश राय को हुआ था। वो कहने लगे कि काजल को हम विरासत के हिस्से में कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि आज तक हमारे खानदान में बेटियों को विरासत नहीं दी गई है। ये बात सुनते ही मेरे पिताजी ने कहा कि मैं अपनी बेटी को विरासत में हिस्सा दूंगा। हमारे खानदान में जाहिलो जैसा रिवाज था, लेकिन अब ये रिवाज कभी न कभी किसी को तो खत्म करना ही है। लेकिन मेरे तीनों भाइयों ने जब पिताजी की ये बात सुनी तो उनके माथे पर बल पड़ गए थे। मुझे अपने तीनों भाइयों से इतनी मोहब्बत थी कि मैंने अपने पिताजी से कहा था कि मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, आप मेरा हिस्सा मेरे तीनों भाइयों को दे दीजिए। मेरे भाई मेरी जान है और मैं अपनी जान भी उन पर कुर्बान कर सकती हूँ। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है। जब मेरे सबसे छोटे भाई प्रदीप राय का रिश्ता तय हुआ तो उनके साले के साथ मेरा रिश्ता भी जबरदस्ती तय कर दिया गया था। हालांकि वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अच्छा जवान लड़का भी नहीं था, बल्कि बड़ी उम्र का नशेड़ी था। मैंने जब अपने भाइयों से इस बात पर एतराज़ किया कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है और वो अच्छा भी नहीं है, तो मेरे भाई कहने लगे कि हमारे खानदान में घर के बड़े ही बहन बेटियों का रिश्ता करते आ रहे हैं, इसीलिए शादी तो तुम्हें हमारी मर्जी के मुताबिक ही करनी होगी। तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी जिसे हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा मैं उस लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। वो तो नशे में आकर मुझे मारेगा पीटेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। लेकिन किसी भी भाई ने मेरी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। वो कहने लगे कि ये तो बरसों से चला आ रहा है, चाहे वो जैसा भी है, तुम्हारी जिंदगी उसी के साथ गुजरेगी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। हमारे गांव की बहुत कम लड़कियों में मेरा नाम शामिल होता था जिन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी, वरना हमारे घर में तो लड़कियों को 5वीं या छठी कक्षा तक ही शिक्षा दिलवाई जाती थी। मैंने एमए की डिग्री हासिल की थी तो अपने पिता की वजह से की थी, क्योंकि उनकी सोच मेरे भाइयों की तरह नहीं थी। मैंने जब ये बात अपने पिताजी को रोते हुए कही तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हारा रिश्ता वहां से खत्म करवा दूंगा। लेकिन जब ये बात प्रदीप भैया को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि मेरे पिताजी ने जब उनके ससुराल वालों से कहा कि वो उनके बेटे को अपने घर का दामाद नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने भी मेरे भाई को अपने घर का दामाद बनाने से साफ इनकार कर दिया था। प्रदीप भैया को उस लड़की से बहुत लगाव और मोहब्बत थी। वो कहने लगे कि अगर मेरी शादी उससे नहीं की गई तो मैं अपनी जान ले लूँगा। उन्होंने पिताजी से गुस्से भरे शब्दों में बात की थी। उनसे कहा था कि पिताजी, आखिर आपको क्या परेशानी है? जैसे बाकियों की बहनें अपनी जिंदगी गुजारती हैं, काजल भी गुजार लेगी। पिताजी ने जब इस बात पर उनसे बहस की और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी से करूंगा, तो मेरे तीनों भाइयों ने मेरे पिताजी के साथ बहुत झगड़ा किया था और तभी से मेरे पिताजी बीमार रहने लगे थे।
वो मेरा साथ देना चाहते थे, मगर उनकी बीमारी ने उनको इतना लाचार और मजबूर कर दिया था कि समय से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। उस रात मेरे पिताजी के साथ मेरे भाइयों ने बहुत बुरा सलूक किया था। शायद बेटों की बदतमीजी का ये गम मेरे पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ था और मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद तो जैसे घर पर मुसीबत के पहाड़ ही टूटने लगे थे। मैंने अपने तीनों भाइयों का वो रूप देखा था जिसके बारे में मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। मुझे अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से बहुत मोहब्बत थी। वो भी मुझे बहुत चाहता था। लेकिन मेरे पिताजी की मौत के बाद मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती प्रदीप भैया के साले के साथ तय कर दिया गया था। मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने मिजले भैया पंकज भैया से बहुत कहा था कि वो बड़े भैया और छोटे भैया को समझाएं, लेकिन उन्होंने भी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे समझा दिया था कि अपनी भाइयों की मर्जी के आगे मुझे सर झुका देना चाहिए। अभी मैं डायरी पढ़ ही रही थी जब एक जोरदार थप्पड़ किसी ने मेरे सर पर मारा था। मैं तो चकराकर ही रह गई थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो मेरे होश ही उड़कर रह गए थे। वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने मेरे कान से पकड़कर मुझे उठाया था और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया था। मैं संभल ही नहीं पाई थी और जमीन पर जाकर गिर गई थी। मेरे पिताजी मुझे गालियां देने लगे थे। कहने लगे कि कमबख्त लड़की, तुझे मना किया था ना कि इस कमरे में नहीं आना, और ये तू क्या पढ़ रही है। उन्होंने मेरे हाथ से जबरदस्ती वो डायरी छीन ली थी। फिर डायरी के कुछ पेपर फाड़ दिए थे। गुस्से से उनका चेहरा लाल होने लगा था। मेरे सामने उन्होंने उस डायरी को अपनी जेब से लाइटर निकालकर जला दिया था। मैं अभी आधी हकीकत से ही वाकिफ हुई थी और आधी हकीकत से अभी अनजान थी, लेकिन वो डायरी जल चुकी थी जिसमें मेरे पिताजी की सच्चाई लिखी हुई थी। मुझे अपने पिता से अब नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मारा था। शोर की आवाज़ से मेरी माँ भी उठ गई थी और भाई भी। मुझे पिताजी की मार से बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर पिताजी ने उसे भी उठाकर दूर फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट आई थी। माँ ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी और पिताजी से कह रही थी कि बेटी अब जवान हो रही है, उस पर हाथ मत उठाओ, छोड़ दो उसे। माँ के चेहरे का रंग भी बुरी तरह से उड़ा हुआ था। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से मुझे मेरे पिताजी की मार से बचाया था। मेरा चेहरा काफ़ी ज़ख्मी हो गया था, होठों के पास से खून निकल रहा था। फिलहाल मेरी माँ मुझे रोते हुए मेरे कमरे में छोड़ने के लिए चली गई थी। फिर कहने लगी, मानसी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपनी बुआ के कमरे में मत जाना। मैंने कहा, माँ, मेरे पिताजी ने अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया था। ये सुनते ही माँ कहने लगी, अच्छा अच्छा, तुम खामोश हो जाओ। तुम अपने पिता के गुस्से को नहीं जानती, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बस खामोश हो जाओ। लेकिन बाकी की हकीकत अभी भी मैं जानना चाहती थी कि आखिर बुआ के साथ क्या हुआ था। आखिर मुझे इस बारे में कौन बताता। मैंने सोचा था कि मुझे घर के नौकर से पूछना चाहिए, लेकिन फिलहाल मुझे ख्याल आया कि वो तो मेरे पिताजी का वफादार नौकर है, वो कभी भी मुझे सच नहीं बताएगा। फिर मुझे उस भिखारी का ख्याल आने लगा, वो ज़रूर इस बारे में बहुत कुछ जानता था। फिलहाल मैं अगले ही दिन घर से बाहर निकल गई थी। मेरी आंखें उस भिखारी की तलाश में थी जिसकी कुछ ही बातों ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। यकीनन वो बहुत कुछ जानता था। मैं उसी को ढूंढ रही थी। पता नहीं वो कहाँ चला गया था। मैं उसी गली में आ गई थी जहाँ से वो मुझे गायब होता हुआ नजर आया था। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पर वो एक कोने में बैठा हुआ था और वो वहीं आंखें बंद करके हाथ में कटोरा पकड़कर बैठा था। मैं उसके पास गई तो उसने अपनी बंद आंखों में ही मुझे देख लिया था और कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। तुम्हारा पिता बहुत जालिम इंसान है, वो एक दरिंदा है, बल्कि तुम्हारे दोनों चाचा भी दरिंदे हैं। मैंने कहा, मैं सच जानना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि सच क्या है। वो कहने लगे, तुम्हारी बुआ के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ था उनके साथ। उस इंसान ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए, फिर कहने लगा कि क्या तुम अपनी बुआ को इंसाफ दिलवाना चाहोगी। मैंने कहा कि हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप मुझे बताइए तो सही। वो कहने लगा, न जाने इज्जत के नाम पर औरत कब तक मौत के घाट उतारी जाएगी। फिर वो इंसान कहने लगा कि तुम्हारी बुआ अपने पड़ोस के लड़के को पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे चाचा और तुम्हारे पिता ने उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना ही तय कर दी थी। वो लोग उसे अपनी मर्जी की भेंट चढ़ाना चाहते थे। एक ऐसे इंसान के साथ उसकी शादी करना चाहते थे जो नशा करता था और शादी के बाद तुम्हारी बुआ की जिंदगी बर्बाद कर देता। तुम्हारी बुआ अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के से मोहब्बत करती थी, इसलिए जब उसे ये खबर मिली कि काजल की शादी करवाई जा रही है तो वो अपनी माँ को लेकर घर आ गया था। उसने बहुत मिन्नत की थी। वो इज्जत के साथ तुम्हारी बुआ को अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता था।
उसकी माँ ने भी बहुत मिन्नतें की थी कि मेरे बेटे की शादी काजल के साथ करवा दो, हमें सिवाय काजल के कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारे छोटे चाचा जी प्रदीप की जिद थी कि काजल की शादी होगी तो उसके ही साले से होगी। उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ना तुम्हारे पिता माने थे और ना ही उनके दोनों भाई। वो तीनों भाई मिलकर अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए थे। और फिर एक दिन जब वो सुबह को उठे तो काजल घर से गायब थी। बस एक खत रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, आप लोग मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं। मैंने आपसे बहुत कहा था कि मेरे साथ ये सब मत कीजिए, लेकिन जब आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी तो अब मैं ये घर छोड़ने पर और भागने पर मजबूर हो गई हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये खत पढ़कर तुम्हारे पिता और चाचा की गैरत जाग गई थी। उन्होंने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी। बस ये खबर मिली कि उसने उसी लड़के के साथ शादी कर ली है जो उसे पसंद करता था। क्योंकि जब से काजल घर से गई थी तब से वो लड़का भी अपनी माँ सहित उस अपने घर से गायब था और उसने उसके साथ शादी भी कर ली है और वो किसी गुमनाम जगह पर रहती है। मेरे पिता और चाचाओं ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने उस लड़के आकाश के रिश्तेदारों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि काजल और आकाश अगर नहीं मिले तो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनके रिश्तेदारों को उनके बारे में कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि आकाश अपनी माँ को भी अपने साथ ले गया था। वो जानता था कि काजल के तीनों भाई आकाश की माँ को बहुत परेशान करेंगे। इसी तरह एक साल गुजर गया था। तुम्हारे पिता और तुम्हारे दोनों चाचा आकाश के ननिहाल चले गए थे और उनसे जाकर कहने लगे कि हमने काजल और आकाश को माफ कर दिया है। उन लोगों से कहो कि जो होना था वो हो चुका, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बहन हमारे पास आ जाए। हम वैसे ही उसे प्यार और मोहब्बत से रखेंगे जैसे पहले रखते थे। हमें उन दोनों के रिश्ते पर अब कोई एतराज़ नहीं है। आकाश के रिश्तेदार तो नहीं जानते थे कि आकाश और काजल कहाँ है, लेकिन आकाश के जो दोस्त गांव में रहते थे उन्हें पता था कि आकाश और काजल कहाँ रहते हैं। उन्होंने आकाश और काजल तक ये खबर पहुंचा दी थी कि काजल के तीनों भाइयों ने उसे माफ़ कर दिया है और वो लोग सुलह करना चाहते हैं। गुजरे एक साल में आकाश की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। आकाश और काजल ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया था। एक महीने के बाद काजल अपने गांव ससुराल वाले घर में वापस आ चुकी थी। जैसे ही तुम्हारे पिता और चाचाओं को पता चला कि वो आ चुकी है, तो वो अपनी बहन को प्यार और मोहब्बत के साथ मनाने के लिए चले गए थे। उन्होंने काजल से कहा था कि चलो, हम तुम्हें अपने घर लेने के लिए आए हैं। हमने तुम्हारी हर गलती को, हर नादानी को माफ़ कर दिया है। कुछ दिन हमारे साथ हमारे घर पर ही रहो। तुम चाहो तो अपनी ससुराल भी आ जाना। फिर यही हुआ था। काजल कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई थी, लेकिन उसे मायके बुला के तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे चाचाओं ने गैरत के नाम पर उसे कत्ल कर दिया था और गांव वालों को बताया था कि वो रात तो सही सोई थी मगर सुबह जागी नहीं रही है। हालांकि उसके गले पर लाल रंग के निशान भी मौजूद थे, जैसे उसके गले में दुपट्टा डालकर उसे मारने की कोशिश की गई हो। बुआ की कहानी सुनकर तो मेरी आंखों से आंसू ही निकल आए थे। उस आदमी ने आगे कहा, तुम जानती हो तुम्हारी बुआ की लाश कहाँ दबी हुई है? ये सुनकर मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मैं नहीं जानती। उन्होंने बताया कि तुम्हारी बुआ को तुम्हारे पिता और चाचाओं ने तुम्हारे घर में बने हुए बगीचे में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। जो बगीचा उजड़ा हुआ है वहीं पर तुम्हारी बुआ को दबा दिया गया था और ये करते हुए तुम्हारे पिता और चाचाओं के हाथ तक नहीं कांपे थे। फिर वो कहने लगा कि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती, आप कौन है? मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती, आप कौन है? तो वो कहने लगे, मैं वही बदनसीब इंसान हूँ जिससे काजल मोहब्बत करती थी, जिससे उसने शादी की थी। मैं ही आकाश हूँ। मैं आज भी काजल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसके गम में मैंने दुनिया छोड़ दी और ऊपर वाले की लीला में मगन रहता हूँ। तुम्हारा पिता यहाँ उस घर को बेचने के लिए आया है, लेकिन देख लेना कि उस घर में आज भी काजल की लाश दबी हुई है, जो कि वहीं रहेगी, क्योंकि ऊपर वाला दुनिया में ही हिसाब लेना शुरू कर देता है। और ऐसा ही हुआ था। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। 1 महीने तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा था, फिर उनकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले वो रो रो कर अपने जुर्म की माफ़ी मांगते थे कि मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। ऊपर वाला कभी भी बहन बेटियों के साथ ज्यादती ना करे, उनकी शादी उनकी मर्जी और खुशी से करें और गैरत के नाम पर उनकी जान ना लें। मेरे दोनों चाचा भी अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। एक चाचा जी दोनों टांगों से विकलांग हो गए और दूसरे चाचा जी कारोबार से बेकार बैठे हुए हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
मुझे इस बात पर अफ़सोस नहीं है कि मेरे पिता को उनके कर्मों की सज़ा मिली और वो इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुझे इस बात पर सुकून महसूस होता है कि मेरी बुआ को इंसाफ मिल गया। उनके कातिल दुनिया में ही अपने कर्मों की सज़ा भुगत चुके हैं। मैं भी तो अपने पिता की बेटी थी, क्या पता एक दिन वो भी आता जब मैं भी कोई गलती कर देती और मेरे पिताजी मुझे भी जान से मार डालते। क्योंकि जो इंसान अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता था, वो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि बेटियों के साथ अन्याय मत कीजिए। उनको उनके हक के साथ और मर्जी के साथ जीने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।